केपी सत्यानंदन साहब उपस्थित हैं। संसदीय राजभाषा समिति, जिसके बारे में सभी लोग चिंतित रहते हैं, उस समिति की निरीक्षण प्रश्नावली भरने में जो उनको दिक्कत आती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे बीच एक्सपर्ट हैं केपी सत्यानंदन साहब। संसदीय राजभाषा निरीक्षण प्रश्नावली के ऊपर अपना पक्ष रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी दक्षिण भारतीय होने के बावजूद हिंदी पर कितनी अच्छी पकड़ है, किस तरीके से आपके साथ विचार विमर्श करते हैं, क्या स्टाइल अपनाते हैं, कि आपको निरीक्षण प्रश्नावली अभी आधे घंटे में समझ में आ जाएगी, जो नहीं आई कभी 20 साल से भी। ये उनकी सुविज्ञता है, तो हमें इनकी सेवाओं का लाभ उठाना है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा केपी सत्यानंदन साहब, आप मंच पर आ जाएं। और अगर हमारे जो मंचासीन अतिथि लंच से पहले मंच पर थे, अगर मंच पर उपस्थित रहें तो भी उनकी मर्जी, और प्रश्नावली को समझने से संबंधित यदि वो सामने बैठे तो भी आपकी इच्छा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। अभी आशीर्वाद जी, सत्य प्रकाश जी आप आओ, प्रवीण जी सत्य प्रकाश जी आप दोनों आ जाओ। सत्य प्रकाश जी आप भी आइए। आप केपी सत्यानंदन साहब का एक बुका से और शाल से स्वागत करेंगे। केपी सत्यानंदन साहब का बुके से स्वागत कर दीजिए। सत्य प्रकाश जी आप भी आइए, एक फोटो उनके साथ। अभी रुकिए साहब, आइए इधर आइए। एक मिनट प्रवीण भाई रुको, इधर आइए। सत्य प्रकाश जी नहीं, आप आइए प्लीज, एक फोटो आप तीनों का जी। बहुत अच्छे से फोटो लेना भैया जी, इनको नाराज नहीं करना। एक फोटो और ले लो। चलो थैंक यू जी, आपका स्वागत है सर। एक नए मार्ग पर हमें लेके चलें। आप शुरू कीजिए प्लीज। सर एक पीपीटी है, अगला स्लाइड, अगला। नमस्कार, आप सब लोग वो राजभाषा जो समिति है, संसदीय राजभाषा समिति से परिचित होंगे, आप लोगों के कार्यालयों में आए होंगे। मैं संसदीय राजभाषा समिति के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। अब प्रश्नावली भरने के संबंध में जो तकलीफ, जो आपको दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आपके मन में कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, बाद में हम प्रश्नोत्तरी को रखेंगे। आपको कुछ डाउट वगैरह है प्रश्नावली के बारे में, आप पूछ सकते हैं। मैंने सोचा था मेरा समय 2-3 घंटे का होगा, लेकिन अशोक जी ने पहले ही बता दिया आधे घंटे में समाप्त करना है। इतना एक 2-3 घंटे, 57 पेज का एक प्रश्नावली है, आप सबको पता है। 57 पेज में एक एक पेज पर हम समय लगा देंगे तो 57 मिनट चाहिए। फिर भी मैं उसको कम करके 30-35 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। ये राजभाषा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है आप देख सकते हैं। सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना उनका मुख्य उद्देश्य है, संसदीय राजभाषा समिति का। और अगला स्लाइड लीजिएगा। ये संसदीय समिति सबसे पहले कब बनी थी, कोई बता सकते हैं? मैं 1955 में, 1955 में पहली संसदीय समिति बनी। उसका अध्यक्ष था कौन थे, आपको याद है? आयोग 1955 में संसदीय आयोग बना।
इसके बाद संसदीय समिति 57 में बने और उसमें जो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी। उसमें 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य रहे। संसदीय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 343 से लेकर के 351 तक आप सबको जानकारी है। भाग 17 में राजभाषा के संबंध में प्रोविजन से प्रावधान है और 344 संसदीय समिति और आयोग के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 344 में। उसके अनुसार पहले आयोग का गठन किया गया 1955 में। इन्होंने आयोग का चेयरमैन था, अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया और उन्होंने हमने 343 के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में देवनागरी में लिखित हिंदी को स्वीकार किया गया था, सबको पता है। लेकिन उसके पीछे उसके अगले उसमें 2 में बताया गया था अगले 15 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। और इसमें अभी आगे भी इसकी जरूरत है। वो आयोग इसका स्टडी करेंगे, समिति का गठन होगा। इन सब के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 344 में बताया गया था। मैं इस पर ज्यादा वो नहीं करूंगा। मैं आज की समिति है हमारे पास आती है, वो समिति 1976 में बनी। जो संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ 1976 में। धारा 1963 का हमारा एक्ट है, राजभाषा एक्ट 1963 का, उसका धारा 4 के अधीन ये बना। उसमें 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। अगला सर। और इस समिति का कर्तव्य क्या है इसके बारे में है, आप सबको पता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे इसको कार्यान्वित करने में क्या मदद किया जा सकता है, इन सब के बारे में ये करेंगे। और निरीक्षण के पश्चात वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के साथ साथ वो क्या करेंगे, अपने प्रतिवेदन का जो खंडों में प्रस्तुत करेंगे और उसको सभी राज्य सरकार को भी भेज देंगे। केवल राष्ट्रपति को नहीं, सभी राज्य सरकार को भी भेजेंगे। उसका मशवरा भी लेंगे, उनसे पूछेंगे आपको कुछ राय है, हम ये रिकमेंडेशन करने वाले हैं, हमारी सिफारिशें ये हैं। हम निरीक्षण के पश्चात लोगों के संपर्क करने के बाद हमें ये जो मत है हम ये राष्ट्रपति को देने वाले हैं। आप लोग अपना मंतव्य जो भी है इस पर बताना चाहे तो बता सकते हैं, राज्य सरकार को भी देंगे और इसके बाद वो राष्ट्रपति को ये प्रस्तुत करें। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्य सरकारों से प्राप्त सुझाव को वो देखते हैं और कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इसमें कार्यान्वित करते, संशोधन करके उसको लागू करते हैं। और पहले मैंने बताया 1976 से समिति का गठन हुआ। 1977 में फिर हमारा जब भी इलेक्शन होता है तब ये समिति भंग होती है। क्यों भंग होती है? 20 लोग वहां का है लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य वही रहेंगे। उनका पीरियड खत्म होने के बाद वो अपने आप चले जाएंगे या रिसाइन करने के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक इलेक्शन के पश्चात, चुनाव के पश्चात इसका गठन होता है। 1976 में बना और 1976 में दोबारा इलेक्शन हो गया और 80 में, 1984 में, 89 में और अभी की समिति है 2019 की। या हर इलेक्शन के बाद, अभी 2024 में इलेक्शन के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन होगा। पहले गठन हुआ 1976 में, फिर बाद में क्या होता है, पुनर्गठन होता है। इसका पुनर्गठन हुआ 2019 में हुआ और अभी की समिति 2019 में बनी समिति है। इस इलेक्शन के पश्चात पुनः इसका पुनर्गठन होगा। यह है। आगे चलिए सर। हाँ, इस समिति का जो बाकी समिति से, अन्य समिति से इस समिति का क्या डिफरेंस है? हमारे पास हम पार्लियामेंट साइट में, संसद साइट आप देखेंगे, संसदीय समितियों का विवरण दिया हुआ है।
लगभग 42 समितियों का विवरण वहां है, संसदीय समितियां। और उसमें आप देखेंगे तो राजभाषा समिति का नाम नहीं होगा। संसदीय समिति का जितने भी नाम है 40 to 43 समितियां हैं। आपके पास भी बहुत सा पीएससी समिति वगैरह आती होगी, फाइनेंस कमेटी वगैरह बहुत सारी समितियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की कमेटी है, बहुत सारी समितियां हैं, वो लोग निरीक्षण करते रहते हैं। लेकिन उस समिति से भिन्न इस समिति का क्या भिन्नता क्या है? बाकी समिति, अन्य समिति का जो कार्यकाल, वो जो अन्य समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर उसका गठन होता है। और संसदीय समिति का जो मेंबर है उसका चयन किया। सर ऑडियो नहीं आ रही है? अच्छा, माइक तो ऑन है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अन्य समिति संसद के अधीन अध्यक्ष को रिपोर्ट देती है, अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष स्पीकर को देते हैं या सभापति को देते हैं। लेकिन संसदीय समिति का गठन और उसका कार्यालय सचिवालय भी पार्लियामेंट के अंदर ही है। बाकी समितियों का जो सचिवालय है संसद के अधीन होगा, संसद के अंदर होगा, वो स्पीकर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन संसदीय राजभाषा कहाँ रिपोर्ट करते? सीधा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट देती है और उनका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। बाकी सभी समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? कोई मंत्री नहीं होते, एक सांसद होते हैं। लेकिन राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष होता है गृह मंत्री होते हैं। यह है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है। बाकी समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। ये पार्लियामेंट में नहीं, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट के देने के पश्चात सभी राज्य सरकारों को भी भेज देते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं उच्च अधिकार प्राप्त समिति। ये उच्च अधिकार प्राप्त समिति है। प्रेसिडेंट, आप लोग सोचेंगे बाकी का हम रीइंबर्स करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी आती है तो आप पार्लियामेंट को आप इसका खर्चे का विवरण देते हैं तो ये रीइंबर्स हो करके आते हैं। राजभाषा समिति राष्ट्रपति का है, हम राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। इसलिए हमको समान रूप से जो समन्वय कार्यालय समान रूप से बांटने के लिए कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का है सारी संपत्ति वगैरह, हम डेमोक्रेसी को अपनाए हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर, इसीलिए उसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति कहा जाता है। आपको मैंने बता दिया। बाकी जो राष्ट्रपति इस पर ये देते हैं, ये है। आगे चलिए सर, आगे का ये देखिए 1976 से लेकर के उसका उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष आपको बता दिया कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। उपाध्यक्ष है, किसी को चुने जाते हैं और उसकी 3 उपसमितियां हैं। और उसका अभी तक, आइए सर आगे चलिए। अभी के उपाध्यक्ष कौन है? श्री भर्तृहरि मेहताब, उसका है उड़ीसा जनता बिजू जनता दल का मेंबर है। वो आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर स्पीकर नहीं हो तो स्पीकर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में वो बैठते हैं, आपने देखा होगा। ये है भर्तृहरि मेहताब आजकल का, ये है। इससे पहले सत्यनारायण जेठिया थे। ऐसा बहुत सारा, एक सत्यव्रत चतुर्वेदी रहे, ये श्रीमती सरला माहेश्वरी वगैरह, बहुत सारे लोग रहे हैं। अभी आगे 2024 में कौन होगा बाद में देखा जाए। आगे चलिए सर। इसकी 3 उपसमितियां हैं। राजभाषा समिति में मैंने बताया 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य। उसको सभी कार्यालयों का, सभी मंत्रालयों के कार्यालयों में जाकर के निरीक्षण करने हैं। इसलिए उसको 3 समितियों में विभाजित किया गया। पहली उपसमिति, दूसरी उपसमिति और तीसरी उपसमिति। इसके अलावा एक और समिति है साक्ष्य आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति। ये उसमें 7 मेंबर होते हैं, वो हम बता देंगे। एक उपाध्यक्ष होते हैं और तीनों समिति के संयोजक होते हैं और एक एक समिति से एक सीनियर मेंबर को उस
आलेख एवं साक्ष्य समिति में रखे जाते हैं। समझ गया? आगे चलिए सर, अब आगे चलते हैं। और पहली उपसमिति आपके पास कौन सी समिति आती है? आपके मंत्रालय के अधीन ही है। इन मंत्रालयों के अधीन जितने भी कार्यालय उपक्रम हैं, और मैं दिखा दूंगा, आप सब लोगों ने देखा होगा। 15 अगला सर प्रश्न, ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली का 4 भाग है। इस प्रश्नावली 57 पेज के है, उसमें 4 भाग है। पहला पेज में ये बताया गया है, क्या प्रश्नावली में फर्स्ट पेज में इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया है? 1963 का उद्धरण है। संसदीय समिति क्या है, संसदीय समिति का गठन क्यों किया गया, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का धारा 4 तो हिदायत है, इसमें कैसे भरना है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें कैसे, पहले आपको ये 2 नंबर पढ़ना है, क्योंकि उसमें असल अगला नहीं, ठीक है रखिए। और इसमें आप देखेंगे फर्स्ट हमारा भाग 4 भाग है। आप पहले समझिए 3 से 5 तक आपके कार्यालय में इसमें सामान्य सूचना मांगी गई है। 3 से 5 आप लोग भरते समय ध्यान रखिएगा, आपका पूरा एड्रेस पूरा इसमें ये देना है, कितने स्टाफ है, इतने स्टाफ को हिंदी में प्रवीणता है, हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान किसको है, हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष कितने कर्मचारी है, और उसके बारे में ये आपको बताना पड़ता है सही ढंग से। 3 और 4 महत्वपूर्ण होते हैं। आपका कई से मिलेगा, राजभाषा विभाग के साइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसमें बाद में 32 से लेकर के 44 तक परिभाषाएं दी गई है। पेज नंबर 32 से लेकर के 44 तक परिभाषाएं हैं। उसमें लेटर्स का, कुछ लेटर्स का संक्षिप्त रूप दिया है, पूरा रूप नहीं है, संक्षेप में पत्रों का वर्णन किया गया है। ये जो आपको जो पार्लियामेंट कमेटी, संसदीय समिति का आपके पास पहली बार आएंगे, जो आपको सूचना मिलते ही आप अपने बॉस को बताना पड़ेगा, आपको ये संसदीय समिति आने वाली है। और ये जो सर इस पर इनसे परिभाषाएं आप पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभार दूसरी उपसमिति से, मैं रेलवे में था तो दूसरी उपसमिति से हमारा नाता पड़ता है। सत्यनारायण जेठिया जी थे इससे पहले, वो बच्चों के जैसे प्रश्न पूछते हैं, ये कार्यसाधक ज्ञान से क्या मतलब है, ऑफिसर से पूछ ले, लोग पसीना पसीना हो जाते हैं लोगों को। इसलिए इसको पहले आपको बताना है, अपने ऑफिसर्स को बताना है। सर आप, कई लोग 30 तक ही देखते हैं, 31 तक पेज ही देखते हैं, उसके आगे देखते ही नहीं है। आपको ये परिभाषा 32 से लेकर के 44 तक का जो भाग है उसको सूक्ष्म रूप से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उसमें जो हिंदी ऑफिसर के लिए, खासकर अपने ऑफिसर को बताने के लिए, राजभाषा से जुड़े अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया इसमें 29 पत्रों का, आप टिप्पणी में जो लिखे हुए एक एक पत्र देखेंगे, 29 पत्रों को ढूंढ करके आपको निकालना पड़ेगा कहाँ से मिलेगा, तभी आप सही ढंग से उसको सक्सेसफुल निरीक्षण कर पाएंगे, क्योंकि सभी आप समझ जाएंगे तभी क्या क्या है उसमें। कई उसका रिकमेंडेशंस है, उस सब के बारे में उसमें बताया है, ये सब है। आज जैसे कि मैंने बताया 4 भाग है। पहला भाग आपने सही ढंग से लिख दिया, आपका आधा काम समाप्त। फर्स्ट और 3 और 4 पेज, 5 में आपके पास पहले कभी निरीक्षण हुआ कि नहीं, जो साक्ष्य हुआ कि नहीं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। पहले जो 5 पेज होने के बाद दूसरा जो पेज है 6 से 10 तक है। 6 से 10 तक क्या है? राजभाषा नियम और अधिनियम की जानकारी है। राजभाषा एक्ट एंड रूल्स के बारे में पूछे हैं, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, आपके कार्यालयों में राजभाषा रूल्स एंड इसका एक्ट का पालन हो रहा है कि नहीं। क्या उसमें 6 में आप देखेंगे आपके पास जितने भी क्या नाम है, ये धारा 3-3 के पत्राचार है, धारा 3-3 से डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में है। ये ध्यान रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों, ये जो मतलब 3 भाग 1 और 2 महत्वपूर्ण है। ये मैं बता रहा हूँ कि उस पर आप देख लीजिएगा 6 से 10 तक।
राजभाषा अधिनियम, और उससे मिलती जुलती अधिनियम में क्या क्या है आपको पता? धारा 3(3) के कागजात, बाइलिंगुअल 14 कागजात का नाम आपको पता है। उसको अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से इसका पालन होना चाहिए। इसके बारे में 6 में पूछा गया है। और उसमें यह भी पूछा गया है, इफ द रूल हैव बीन वायलेटेड इन द कनेक्शन नेम डेसिग्नेशन एक्सेस दोस ऑफिसर्स शुड बी मेंशन। जिसका वायलेशन किया गया है उस अधिकारी का नाम, पदनाम वगैरह बताना पड़ता है। ध्यान रखें, आपने बोल दिया हमारे पास हिंदी में टोटल हमारे पास 100 कागजात हिंदी में निकला है, बाइलिंगुअल निकला है, लेकिन उसमें 100 जारी किया हमने धारा 3(3), उसके 90 हमने बाइलिंगुअल निकाला, 10 हमने केवल इंग्लिश में निकाला। तब आपको ये 10 पत्र किसने साइन किया है उसका नाम, नंबर, उसका पदनाम वगैरह आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप आगाह से कर सकते हैं। इसको धारा 3(3) के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब पता है कि ये सब अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके लिए राजभाषा का पोस्ट पद क्रिएट हुआ है। आपका कोड मैनुअल वगैरह बाहर से करा सकते हैं, लेकिन धारा 3(3) के अधीन आने वाले कागजात आपके कार्यालयों के अधीन उसका अनुवाद करना है। बाहर से करने का कोई वो नहीं है, आपको इसमें करना है। फिर इसमें वो इसके आगे हिंदी में प्राप्त पत्रों को उत्तर 1976 का रूल नंबर 5 के बारे में बताया है। आप सबको पता है हिंदी में प्राप्त पत्रों को उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में ही देंगे, इसको आप ध्यान रखना है। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों को उत्तर भी देने हैं, वो सब आगे बता देंगे। फिर कार्यालय 8(4) के अधीन 10(4) के अधीन अधिसूचित करना है, नोटिफाई करने के बारे में, ये सब उसी 6 से 10 के पेज में है। 8 पेज में, 7 पेज में आपसे पूछा गया है कब आपका कार्यालय अधिसूचित किया गया, नोटिफाई करना। नोटिफाइड कार्यालय आप सबको जानकारी होगी, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और नोटिफाई करने के बाद ऐसे कार्यालयों में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिशः आदेश देने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिशः आदेश, ऐसा नहीं है एक कार्यालय आदेश नहीं, एक आपका प्रशासनिक प्रधान है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उस अपना एक एक अधिकारी के नाम पे, एक एक कर्मचारी के नाम पे वो एक लेटर इश्यू करेंगे। ये कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित है, अतः आपको एतद द्वारा आदेश दिया जाता है आप अपना सारा काम हिंदी में करेंगे। ये ऐसा करके, या ये निम्नलिखित कार्य भी कर सकते हैं, निम्नलिखित कार्य आप केवल हिंदी में करेंगे, इस प्रकार का आदेश देना है। इसकी कॉपी पार्लियामेंट्री कमेटी, ये जो आदेश है इसकी कॉपी आपको एनेक्सर के रूप में परिशिष्ट में बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। इसकी कॉपी वो देखते हैं कब इश्यू किया, किसको इश्यू किया, सही है कि नहीं, ये देखेंगे। फिर इसके बाद आपको नियम 11 है, राजभाषा नियम 11 क्या है? जो जितने भी आपके कोड मैनुअल वगैरह है कैसे होना चाहिए? बाइलिंगुअल होना चाहिए। जितने भी आपके पास सहायक साहित्य है, कोड मैनुअल वगैरह है, आप यूज करते हैं, वो सब नियमावली है, मैनुअल है, ये सब बाइलिंगुअल होना चाहिए। उसका नंबर भी आपको देना पड़ता है, मैनुअल कितने आप यूज़ करते हैं। आप दूसरे विभाग का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है। ये है 9 नंबर पे। इसी प्रकार 10 नंबर पर आपको पता है, 11 का मैंने बता दिया, सभी रबर की मोहरें, आपके पास जितने भी स्टाम्प है, रबर स्टाम्प है, साइन बोर्ड है, सील है, पत्र शीर्ष है और विजिटिंग कार्ड है लोगों का, ये सब बैज है, बोर्ड है, ये सब बाइलिंगुअल। चार्ट नक्शे है, कोई चार्ट नक्शे बनते हैं, वो सब बाइलिंगुअल होना चाहिए। इस संबंध में अनुपालन के लिए प्रशासनिक नियम 12, मैंने बोला राजभाषा अधिनियम और नियम 6 से 10 तक है, उसमें 10 में ये बताया है। अधिनियम 12, राजभाषा नियम 12 में प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेदारी है हिंदी के नियम अधिनियम वगैरह का इम्प्लीमेंट करने की। इसके लिए वो क्या करेंगे? चेक पॉइंट स्थापित करने हैं, जांच बिंदु स्थापित करने के बारे में भी इसमें पूछा गया है। और हम आते हैं पार्ट 3 में, ये तो पहले चला गया उन्होंने।
पार्ट 3 ऑफ दी कॉन्स्ट ये है, आप पीछे का चल सकते हैं जहां प्रश्नावली का दिया है। पार्ट 3 11 से लेकर के 28 तक हमने बताया, 3 से 5 तक सामान्य जानकारी है, 6 से 10 से राजभाषा अधिनियम नियम की जानकारी है, 11 से लेकर 28 तक उसके पुराने इस पे जाना चाहिए था, आपको मैंने बताया नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसे बता देते हैं। नियम वो जो पार्ट 3 ऑफ दी ये प्रश्नावली है उसमें 11 से लेकर के 28 तक क्या है, वो संसदीय समिति के जो सिफारिशें हैं इसके बारे में है। इसमें आप लोग कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर राष्ट्रपति के आदेश जारी करते हैं। मैंने पहले बता दिया, कई खंडों में ये किया है, जो इन्होंने सबमिट किया था, प्रस्तुत किया था, और इसमें क्या पालन किया गया है इसके बारे में है। 11 से लेकर संसदीय राजभाषा प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों तक राजभाषा विभाग भी इसके ऊपर कुछ वो आदेश जारी करते हैं, उसके बारे में है। ये पूरा राजभाषा वो बहुत सारा वो रिकमेंड करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, इसको स्वीकार करना राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति कभी का तिरस्कार भी करते हैं, वो लोग बहुत सारा ये रिकमेंड करते थे, लेकिन उसमें से कुछ वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो पहले ऐसा था, आपने देखा होगा। फिर 28 तक बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आएगा उनके उसमें पता ये क्या क्या आएगा, उसमें खासकर आपके यहाँ पदों के बारे में, यांत्रिक सुविधाओं के बारे में, हमारी जो पहला खंड में यांत्रिक सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी, वो उसके बारे में पूछा गया था। और अनुवाद में शब्दावली के ऊपर ये सब उसमें मिलेगा। इसी प्रकार आपको उसके बाद या 12 में जो पत्राचार के लिए 21% पत्राचार का हमें एनुअल प्रोग्राम मिलते हैं, वार्षिक कार्यक्रम मिलते हैं, इसमें पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसके बारे में हमारे 11 में पूछा है, आपके पास अंग्रेजी में प्राप्त पत्र का और ख क्षेत्र में कितने पद अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं और उसका जज्बा कितने दिए हैं, क्योंकि उसका भी आपको वो 36 वगैरह में दिया हुआ है। पेज नंबर 36 आप देखेंगे तो क्या है, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों को उत्तर नियम 3 क्या बताता है, राजभाषा का नियम 3 1976 का नियम 3 ये बताता है, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। ये नियम 3 है। आप 12 नियम है और उसमें से नियम 3 ये है, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों को उत्तर ख और ख क्षेत्र से हिंदी में दिए जाएंगे। और यथा इसके बारे में है। अब 12 में अब वार्षिक लक्ष्य है, आपके पास कितना वो दिया हुआ है पत्राचार का, उसमें आपने कितना अटेन किया है उसके बारे में है। आपका लक्ष्य क्या है, आप लक्ष्य और पहुंचने के लिए कितना प्रतिशत किया, इन सब के बारे में पूछा गया है। भारत में 13 में आपके लिफाफों पर उन्होंने बोला सारे ये रिकमेंडेशन है उसको राजभाषा विभाग ने स्वीकार करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के पास लेटर जारी किया। इन सब के बारे में 28 तक पूछे गए हैं। लिफाफे पर हिंदी में आप लिखते हैं खास क्षेत्र वगैरह में, इसके बारे में है। और निरीक्षण वगैरह के लिए जाते हैं तो आप लोग हिंदी का भी निरीक्षण करते हैं या नहीं करते हैं, और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप यांत्रिक सुविधा के बारे में भी दिया है, और उसके बारे में पूछते हैं कि आपके पास से कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, उसमें हिंदी के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और संगठन में प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है, प्रशिक्षण में हिंदी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है या सभी इनका रूल ऐसा है सभी प्रशिक्षण में यथासंभव हिंदी में देने का है, और ग क्षेत्र में ख और ख क्षेत्र में हिंदी में देना है, ग क्षेत्र में यथासंभव हिंदी में देने का है। इन सब के बारे में है। और प्रशिक्षण सामग्री है, जितने भी प्रशिक्षण सामग्री है ये सब बाइलिंगुअल होने के बारे में दिया हुआ है। और जो लिपिक टाइपिस्ट वगैरह के लिए हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, ये 17 में दिया गया है। 18 बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें एक 11वां प्रश्न है
राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य आदि में जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों का विवरण देना पड़ता है। वह आपके पास कितना, क्योंकि इन्होंने न्यूनतम पदों के सृजन के बारे में बताया है और जो उपक्रम वगैरह के लिए कितना पद, राजभाषा का पद सृजन के बारे में रिकमेंडेशन किया था। सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया था, राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया था और उसमें राजभाषा विभाग ने इस पर किया है। उसमें ये बोलना आपके पास कितना स्टाफ है, आप 100 स्टाफ है करके आपने लिख दिया, उसके हिसाब से आपके पास 2 ट्रांसलेटर वगैरह होना चाहिए। ये 25 पर एक ट्रांसलेटर का, 85 पर 2 ट्रांसलेटर और उससे 125 हो तो एक ऑफिसर और एक अनुवादक होना, 2 अनुवादक होना चाहिए। इन सब के बारे में है। और लीगल फॉर्म से आपके पास जितने भी विधि संबंधी साहित्य है, 19 में ये बताया है कि आपके पास विधि संबंधी जितने भी मैटर है वो सब का आपके पास बाइलिंगुअल है कि नहीं। और एक्सपेंडिचर ऑन आपका पुस्तकालय है, पुस्तकालय क्रिएशन के बारे में रेकमेंड किया था और उसमें आपने कितना 50% हिंदी के लिए इस्तेमाल किया कि नहीं ये पूछ रहे हैं। और आपके पास जितने भी प्रिंटेड साइक्लोस्टाइल्ड जो फॉर्म है वो सब बाइलिंग मुद्रित जो भी है वो साइक्लोस्टाइल कर आजकल कंप्यूटराइज कर दिया है, तो वो सब बाइलिंगुअल होना चाहिए। और भर्ती और विभागीय परीक्षाओं में हिंदी की अनिवार्यता दी गई है कि नहीं, लोगों को साक्षात्कार के लिए हिंदी का चॉइस दिया कि नहीं, इन सब के बारे में बताना पड़ता है। कितने लोगों को ये दिया है, कितने आपने साक्षात्कार को उम्मीदवारों को ये दिया है। आपके पास जितने सर्विस बुक्स है, सरकारी कार्यालय में सर्विस बुक होता है, सेवा पंजियाँ होती है, उसमें एंट्रीज के बारे में बताया गया है। और 23 में बताया वार्षिक आपके जो तिमाही रिपोर्ट, तिमाही मीटिंग्स की बात है। 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, वर्ष में 4 बैठकें समान अनुपात में ये होना चाहिए। इसके आप देखिए इसमें होता है पिछले वर्ष का नियमित रूप से मीटिंगें होती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है, उस मीटिंग का अध्यक्ष, मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, किस तारीख को की, और आपने वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा की गई है कि नहीं, आप ये सब उसमें देना पड़ता है। अनुलग्नक के रूप में आपको देना पड़ता है। राजभाषा कार्यालय अध्यक्ष और सदस्य कितने प्रतिशत काम करते हैं, क्योंकि आपने मीटिंग कर दी लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदारी है, प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेदारी है। जो अध्यक्ष से पूछते हैं आपका अध्यक्ष और इस राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कितने सदस्य हैं, उन्होंने कितना प्रतिशत, उनकी हिंदी की जानकारी कितनी है, वो प्रवीण है या कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले हैं, और उसका कितना प्रतिशत कार्य करते हैं ये पूछा गया। और 24 अशोक जी का है, 24 पेज क्या है, नराकाश के बारे में है। नराकाश के गठन आपके सिटी में है कि नहीं, नराकाश की बैठक में आपका अध्यक्ष जाते कि नहीं है, ये सब अध्यक्ष क्यों नहीं गया, क्यों, या कौन उसका रिप्रेजेंट किया, ये पूछते हैं। नराकाश का कार्यवृत्त आपको मिलता कि नहीं, कार्यवृत्त मिलता तो आपने क्या कार्रवाई की, ये सब इसमें पूछते हैं। और जो अगला 25 पेज में ये पूछा गया कि बैठकों जो कार्यसूची बैठक होती है उसकी कार्यसूची वगैरह कैसे निकालते हैं, इसके बारे में, कार्यव्रत वगैरह के बारे में। हिंदी में प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछा गया है 25 में, आपके उसमें कितनी प्रोत्साहन योजनाएं हैं और क्या क्या प्रोत्साहन योजना दी है, आप इसको अनुलग्नक में दे सकते हैं चाहें तो। और इसमें वर्ष के दौरान आयोजित वो वर्कशॉप के बारे में, कार्यशाला के बारे में भी पूछा है। वर्ष में कितनी कार्यशाला 25 में पूछा गया है ना। कार्यशाला हिंदी टिप्पण आलेखन वगैरह के लिए आपने कार्यशाला का आयोजन किया कि नहीं है, वो कितने कार्यशालाएं की, कितने लोग, उसमें से कितने लोग 50% से अधिक काम करते हैं, किसको पुरस्कार दिया, पुरस्कार प्राप्त लोग भी हिंदी में काम करते हैं, ये सब उससे पूछा गया है। और 26 में वर्ष के दौरान आयोजित समारोह के बारे में, समारोह में हिंदी में आपने कार्ड वगैरह समारोह का किया कि नहीं, प्रिंट किया कि नहीं, ये सब जो पूछते हैं। और दूसरे जो पब्लिकेशन से आपके पास मैगजीन वगैरह है, आपने उसमें हिंदी का प्रतिशत कितना है, उसका मानदेय कितना देते हैं, कि समान रूप से इंग्लिश वालों को जो मिलता है उसका ये दिया गया है, उतना ही दिया गया है, ये पूछा गया है। और इसके बाद आपके मानक मसौदे कितना है,
आपने जो बाइलिंगुअल बना करके रखे हैं या हिंदी में बना करके कितना परसेंटेज है, कितना है, और आपके ऑफिस का जो मुख्यालय द्वारा कितना निरीक्षण किया गया, उसका निरीक्षण रिपोर्ट में हिंदी की टिप्पणी है कि नहीं, ये पूछा गया 29 में। और इसके बाद वो जो लास्ट में मैंने बताया तो 28 के बाद 29 से 31 विविध है। आपका प्रशासनिक प्रधान वगैरह कितना प्रतिशत काम करते हैं, आपके पास हिंदी का, आपके पास टोटल सेक्शन कितना है, अनुभाग कितना है, उसमें हिंदी में काम करने के लिए कितने अनुभागों को नामित किया है, इन सब के बारे में दिया है। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े के बारे में पूछा गया है। आपके पास हिंदी दिवस आपने मनाया है, हिंदी पखवाड़ा मनाया है, उसमें आपने क्या किया है, क्या उसका रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट भी अलग से कागज़ में लिख कर आपको संलग्न करना पड़ेगा। और आपके प्रशासनिक प्रधान से भी पूछ रहे हैं आप कितना लेटर आप एक साल के दौरान जारी किया और उसमें कितना प्रतिशत आपने ये किया है, कितना लेटर आपने जारी किया है, कितना टिप्पणी लिखी है, ये सब पूछा है। इसके अलावा वहाँ आपका जो विज्ञापन देते हैं उसके बारे में भी पूछा है, आप कितना विज्ञापन दिए हैं, वो कितना प्रतिशत दिया है, ये सब आपको उसमें देना पड़ता है। और ये जो इसके नीचे वो प्रमाणित करते हैं, ये नहीं बोल सकता हिंदी ऑफिसर का बोलने से मैंने साइन किया। उसमें लिखा है मैं इस कार्यालय के प्रमुख की हैसियत से डैश मास से कार्यरत हूँ, यह द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्नावली सूचना की जांच कर ली है, हर प्रकार से पूरी तरह से वो सही है। ये 31 तक है। 31 में भी बाइलिंगुअली वो हस्ताक्षर करेंगे हिंदी इंग्लिश पोर्शन में। इसके अलावा वो जो कार्यालय प्रधान कहाँ करेंगे, 57 पेज में भी करेंगे। 57 पेज में क्या है, निरीक्षणाधीन कार्यालय द्वारा विज्ञापन और प्रचार पर कितना परसेंटेज किया है, उसके नीचे भी वो करेंगे। और पेज मैंने 31 तक वाला 57 का कहा और 32 से 44 तक परिभाषा के बारे में कहा, और 48 से 50 तक मुख्यालय के प्रतिनिधि के लिए प्रश्नावली है, आंचलिक कार्यालय के प्रतिनिधि के लिए प्रश्नावली है। 45 से 47 तक आपके मुख्य मंत्रालय के लिए प्रश्नावली है। इन सब के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और क्षेत्रीय प्रतिनिधि के लिए प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली के बारे में इतना मैं कहना चाहूँगा। आपको कुछ पूछना है तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहला जो खंड है 9 खंडों का ये किया है। पहला खंड 20 जनवरी 1987 को दिया था, राष्ट्रपति को समर्पित किया था। उसमें अनुवाद व्यवस्था, शब्दावली इत्यादि के आदि के संबंध में इनकी सिफारिश थी। उसमें संस्तुतियाँ 23 संस्तुतियाँ दी थी। और दूसरा खंड यांत्रिक सुविधा के बारे में, कर्मचारी कार्य शक्ति के बारे में, प्रशिक्षण के संबंध में रिकमेंडेशन था। ये 31 जुलाई 1987 को समर्पित किया। उसमें 10 सिफारिशें थी। तीसरा खंड हिंदी शिक्षण, हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में, वो 2 फरवरी 1989 को किया। उसमें 16 रिकमेंडेशंस थे। चौथा खंड कार्यालय उपक्रमों में हिंदी की स्थिति के बारे में है, वो 19 नवंबर 1989 में दिया। इसमें 21 सुझाव थे। पांचवा खंड विधायन की भाषा, न्यायालयों में उपयोग करने वाली भाषा वगैरह के बारे में किए थे। उसके प्रयुक्त की जाने वाली भाषा किस प्रकार, मार्च 1992 में इसको राष्ट्रपति को समर्पित किया था। उसमें 48 सुझाव दिए गए थे। छठा खंड संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के बारे में था। ये 27 नवंबर को दिया था 97 में। उसमें 35 रिकमेंडेशंस थे। सातवां खंड 3 मई को दिया गया था 2002 को। 31 रिकमेंडेशन उसमें थे। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी के बारे में उसकी समीक्षा की गई, कैसे इसको उद्धार किया जाए, हिंदी कार्यान्वयन पर विशेष ये दिया। 8वां खंड पुस्तकों की खरीद के बारे में है, 50%। कंप्यूटर की खरीद और यांत्रिक सुविधाओं में इसके बारे में, भर्ती में, ज्ञान की स्थिति, इन सब के बारे में गया है। उसमें 8वां खंड 75 प्रश्न जो रिकमेंडेशन दिया, 75
रिकमेंडेशन दिया है। 9वां खंड हिंदी कंप्यूटर वगैरह के बारे में है। इस प्रकार ये 2 जून 2011 को दिया गया था और उसके ऊपर 2017 में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था। मैं समझता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपके मन में कुछ डाउट हो, मैं अशोक जी के उसको मानते हुए इसको बोलने के लिए पूरा एक एक पेज पर आपको डिस्कस करेंगे, हमारा इसके दे करके करेंगे तो कम से कम 2 घंटा चाहिए। मैं संक्षेप में, आप समझदार लोग हैं इसलिए संक्षेप में यहाँ बंद कर लेता हूँ। आपको मन में, आप लोग इस भुक्तभोगी होंगे, उससे आपको कुछ ऐसा पूछना है आप पूछ सकते हैं कि आपको कुछ समस्या आई होगी जो निरीक्षण के दौरान, इसके बारे में आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ध्यान से सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।